लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 25 अप्रैल 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से पहली बार किस व्यक्ति का राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड के लिए सदस्य के रूप में चयन हुआ है? तो इनका संबंध है कांगड़ा जिला से और इनका नाम है कैप्टन संजय पराशर जी। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि पहली बार किसी राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूशंस के लिए, किसी बड़े बोर्ड के लिए किसी हिमाचली का चयन होता है तो ये प्रश्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो याद रखिएगा, कांगड़ा जिला से संबंध रखते हैं कैप्टन संजय पराशर जी। ये हिमाचल प्रदेश के पहले व्यक्ति है जिनका चयन हुआ है राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड के सदस्य के रूप में। फ्रेंड्स, आपके सुझाव मुझे निरंतर मिलते रहते, काफ़ी अच्छा सुझाव आया है। यदि किसी पिछले वीडियो में या स्लाइड में कोई त्रुटि रह गई हो या आपसे प्रश्न पूछा गया हो तो उसका उत्तर जरूर डिस्कशन कीजिएगा। पिछले कल के वीडियो में भी एक बहुत ही, कई बार देखिए छोटे छोटे शब्द हमारे ढंग से फिसल जाते हैं, उसकी वजह से वो थोड़ी सी ब्लंडर ही उसे कहा जा सकता है। कल मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश था उस प्रश्न का उत्तर, तो मैं आपको वहाँ पे आंध्र प्रदेश के बारे में बता दिया था कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री है और वहाँ पे डिप्टी सीएम भी बनाया गया है, ठीक है। और उन्होंने अभी हाल ही में जो उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है यानी विधान परिषद है उसको भी स्थगित कर दिया गया है। तो कृपया आप इसको रेक्टिफाई कर लें। ये अरुणाचल प्रदेश की जानकारी नहीं थी, ये जानकारी आंध्र प्रदेश से संबंधित थी। ऐसे से यदि सारगर्भित कमेंट्स देखने को मिले तो बहुत मजा आता है और ये प्लेटफॉर्म का जो हमारा औचित्य है वो भी सही साबित हो जाता है। तो उसके लिए आप सबका थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण के बीच विश्व बैंक ने प्रदेश की प्रमुख सड़कों के मरम्मत कार्य व आधुनिकीकरण के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है? तो 585 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया। और आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश को तकरीबन 51,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और ऊपर से लॉकडाउन चला है। हमारी जितनी भी पर्यटन के ऊपर जो हमें काफ़ी ज़्यादा इनकम सोर्सेज थे, इंडस्ट्रीज के ऊपर थे, सोलन से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू सरकार को आता था, इंडस्ट्रीज बंद पड़ी है। तो इस हालत में जो सड़कों की कंडीशन है उसे इंप्रूव करने के लिए हमारे पास जो बड़ी बड़ी वैश्विक संस्थाएं हैं यही एकमात्र सहारा रह जाता। तो याद रखिएगा, विश्व बैंक से यदि धनराशि मिलती है, स्वीकृत हो चुकी है, कब मिलेगी डोंट किसी को पता नहीं है अभी, ठीक है। यदि धनराशि मिलती है तो हिमाचल की सड़कें अच्छी बन सकती है। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? इसको तो आप बोलेंगे सर ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हमें पता ही है, काफ़ी बड़ी बड़ी परीक्षाओं की हम तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी कई सालों से लगे हुए हैं। देखिए अच्छी बात है, डल झील का तो आपको पता होगा कांगड़ा जिला में है। लेकिन देखिए सुर्खियों में झील है। अब अगला प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूँ, किस झील को मिन्नी मणिमहेश के नाम से भी जाना जाता है? स्टूडेंट्स, ये प्रश्न बहुत ही कम किताबों में है, ठीक है। मिन्नी मणिमहेश के नाम से भी डल झील को ही जाना जाता है। आज एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में मुझे ये खबर मिली है। तो अब देखिए आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है। नेक्स्ट वन इज, कोरोना महामारी से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कितने महीने का मास्टर प्लान तैयार किया गया है? तो देखिए 8 महीनों का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। आप लोगों को मैंने एक इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बताया था कि हमारी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो हमारे पास दो तरह के विकल्प है। कुछ हमारे पास यहाँ पे देखिए नई नई अच्छी अच्छी चीज़ें भी हो सकती है हमारे कंट्रीज में। लॉकडाउन से देखिए पॉल्यूशन का स्तर कितना ज़्यादा गिर चुका है, ऑयल का रेट देखिए आप लोग कितने गिर चुकी है। लेकिन हमारी कमी क्या, हमारे पास सोच की विजन नहीं थी। हम आज की डेट में बात करें, देखिए माइनस में डॉलर का इसका फ्यूल का रेट चला गया है, ठीक है। मतलब जो प्रोडक्शन वाली कंट्री वो बोलती है आप उल्टे हमसे थोड़े से पैसे ले लो और इस फ्यूल को हमारी कंट्री से ले जाओ। लेकिन देखिए हमारी कमी क्या, अब हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी ही नहीं है, कंजम्पशन हो नहीं रही है, तो उसको कहाँ डालेंगे। और दूसरी बात, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक जो हमारे पास रिजर्व मनी है वो भी हमारे पास इतने नहीं है। अब उसको यहाँ पे मेडिसिन के लिए लगाएं या डेवलपमेंट के लिए लगाएं या ऑयल को स्टोर करने के लिए लगाएं, तो इन चीज़ों के ऊपर हमारी कंट्रीज में पहले से ही विजन होना चाहिए था। अब देखिए इसी आधार पे, इन फैक्ट्स के आधार पे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना है कि हिमाचल की इकोनॉमी के सामने कौन सी चुनौतियां और कौन सा उसको वहाँ पे एक अपना भविष्य दिख रहा है कि वहाँ से किस तरह से उसको डेवलप किया जा सकता है। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के 7 ऐसे शहर थे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन था और इस लॉकडाउन की वजह से देखेंगे तो बिल्कुल हरा भरा वहाँ पे काफ़ी अच्छा वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो प्रदेश सरकार ने भी 8 महीने का प्लान तैयार किया गया है। आप थोड़ा सा इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा जानकारी आपको इसमें मिल सकती है। देखिए यदि हम इस बात करें आगे तो वर्ष 2019-20 के लिए 900 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण लगभग 800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण ही हो सका। यानी 100 किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रदेश में कोरोना की वजह से नहीं हो पाया है। तो देखिए वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 4,960 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और देखिए इसके लिए 1666 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन भी किया गया था। काफ़ी डीप फैक्ट्स है, यदि आप एचएस की तैयारी करें तब आपके काम में फैक्ट आएंगे।
आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, अप्रैल 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने किस प्लेटफॉर्म पर विद्यादान 2.0 लॉन्च किया गया है? तो देखिए, जो विद्यादान 2.0 है लॉन्च किया गया है दीक्षा पोर्टल पर। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में उषा गांगुली का कोलकाता में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था या किस क्षेत्र में इनकी ख्याति प्राप्त थी? तो आप याद रखिएगा, ये मशहूर रंगकर्मी थी। ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी डेथ कहाँ पे हुई? तो कलकत्ता में इनकी डेथ हुई है। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में साधुओं की हत्या का मामला पालघर में उजागर हुआ, यह किस राज्य से संबंधित है? यदि आप लोग टीवी के आपने थोड़े से भी दर्शन किए होंगे या न्यूज़ चैनल्स के, बहुत बड़ी डिबेट चली है कि यदि देखिए हिंदुओं को मारा जाता है तो उसकी आवाज़ ज़्यादा नहीं उठती है, यदि ऐसी एक आधी घटना कहीं किसी और कास्ट के साथ हो जाए या और किसी कम्युनिटी के साथ हो जाए तो उसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा, आप लोगों ने विवादों में नहीं पड़ना है। यदि कोई गलत हो रहा है तो उसका क्रिटिसिज्म करना है, अच्छा हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना है। साधुओं की हत्या का जो मामला है ये पालघर में आया और कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, महाराष्ट्र में किसकी कोalition की गवर्नमेंट बनी, कितनी कितनी उनकी सीट्स आई हुई है। पत्रकार अर्नब गोस्वामी सुर्खियों में है, इनका संबंध किस टीवी चैनल से है? एक प्रश्न आपको ऐसा किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा, अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत के चीफ ऑडिटर है। काफ़ी सुर्खियों में है आजकल, क्योंकि इन्होंने कुछ कांग्रेस की जो अध्यक्ष है, आई थिंक उनसे कुछ प्रश्न पूछे थे, तो उसके कारण इन्होंने ऐसा भी कहा है कि मेरे ऊपर कुछ अटैक करवाया गया है। किसने करवाया है? वी डोंट नो। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सुर्खियों में है। इन्होंने भी काफ़ी तवज्जो दी है, जो हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ है साधुओं की केस का मामला पालघर में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? देखिए, जब से डिबेट शुरू हुई है तो लोकतंत्र के बारे में तो नेचुरली पूछेंगे आपसे। ठीक है, तो आज आप लोगों ने 3 स्तंभ मुझे बताने हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, यदि आपने इंडियन पॉलिटी थोड़ी सी पढ़ी होगी तो आपको आता होगा। चौथा स्तंभ मैं आपको बता देता हूँ, इसका उत्तर है मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों के डीए तथा पेंशन में कब तक रोक लगा दी गई है? 2021 आई थिंक जनवरी या जुलाई, दोनों में से कोई एक तिथि होगी। आप लोग इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, ऐसे दिमाग में आ जाना चाहिए कि सरकार ने इस तरह के स्टेज से 30% जो इनके जो एमपीज़ है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उनकी सारी डिटेक्ट की गई है। उसके कर्मचारियों तथा वेतन भोगियों का डीए भी सरकार ने कुछ समय के लिए रिड्यूस किया। इतना भी लिख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत सुरक्षा उत्पादों के निर्यात में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो देखिए, इसका उत्तर है चीन। करीब 17% की हिस्सेदारी है इनकी वर्ल्ड में। यदि हम बात करें व्यक्तिगत सुरक्षा उत्पादों के निर्यात में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर बन चुका है चाइना। पिछले हम यदि 20-25 वर्षों का इतिहास पढ़ें, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के पहले के आदेश को रद्द कर दिया जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों के लिए स्कूलों में एसटी शिक्षकों की 100% आरक्षण करने का प्रावधान किया गया था? तो देखिए, ये वो आंध्र प्रदेश है जिसके बारे में कल भी हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश में आपको पता है, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक 4 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, तो काफ़ी मुश्किल होता है। आपने सुना होगा, तो डिप्टी सीएम की पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही नहीं है। ठीक है, तो जस्ट पॉलिटिकल बैलेंस बनाने की सारी चीज़ें की जाती है। तो उन्होंने देखिए एक और किया था कि जो रिजर्व जो सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र की बात की जाए, जो ट्राइबल एरियाज है, उसमें एसटी शिक्षकों की इन्होंने क्या किया था, 100% आरक्षण देने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया गया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज, अमेरिका सरकार द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण स्कूलों व कॉलेजों को कितने समय तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं? तो देखिए, ये 1 साल तक करने के आदेश दे दिए गए हैं। और आई थिंक मैं पढ़ रहा था उधर सऊदी अरब के बारे में, तो वहाँ पे भी कहा गया है कि जब तक मतलब निश्चित अनिश्चित काल के लिए वहाँ पे आपातकाल लगा दिया गया है। तो आप देखिए कितने बुरे हाल है अमेरिका, स्पेन, इटली, जो काफ़ी बेटर है जिनके हेल्थ सिस्टम। तो आप लोग सब भी देखिए, जो सरकार का लॉकडाउन है, इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, लेकिन आपका जीवन बचेगा तो इकोनॉमिक लॉस की भरपाई भी की जा सकती है। कीप पॉजिटिव, स्टे होम। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायत दिवस। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपको ज्ञात होगा 77 और 73 जो अमेंडमेंट हुए थे उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी इनके लिए किया गया था। काफ़ी ज़्यादा पावर्स जो हमारा पंचायती राज है उसको दी गई थी। और आपको ज्ञात होगा जो इसकी शुरुआत हुई थी पंचायती राज की, प्रधानमंत्री उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नगौर एक जिला पड़ता है राजस्थान में, वहाँ से पंचायती राज के जो शक्तियों के विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट वन इज, कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए किस अधिनियम को संशोधित करते हुए एक अध्यादेश जारी
किया गया है। तो देखिए महामारी रोग अधिनियम 1897 है, इसको अमेंड किया गया है, अध्यादेश जारी किया गया है। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, जरूर इस वीडियो को देखिएगा, डॉक्टरों से संबंधित है, उसमें लिखा गया है कि किस तरह की उनको प्रोटेक्शन है। यदि आप उनके ऊपर कोई हमला करता है तो कितनी सजा का प्रावधान है, मैक्सिमम 7 ईयर्स का है, और उसमें जुर्माने का प्रोविजन भी किया गया। 30 डेज में उनकी सुनवाई कर दी जाएगी, ठीक है। यदि उनकी संपत्ति को कोई इस तरह की हानि पहुंचाई जाती है तो याद रखिए डबल उसका मुआवजा उन्हें दिया जाएगा, 30 डेज में केस को भी सेटल किया जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट तथा हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जिसमें डॉक्टर्स, नर्सिस, जो आशा वर्कर्स है उन्हें भी इंक्लूड किया गया, 50 लाख तक का उन्हें इंश्योरेंस भी दिया गया है। आपको इस वायरस से संबंधित 3-4 चीजें ऐसी इंटरलेट करवा देता हूँ जो कि आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। जब भी आप महामारी शब्द सुने, ठीक है, पेंडेमिक शब्द आप सुने या पेंडेमिक जब भी शब्द आपके दिमाग में, तो याद रखिएगा कि एक एक्ट बना था 1857 में, उसमें कुछ प्रोविजंस, कुछ नियम निर्धारित किए गए थे कि यदि हमारे देश में महामारी आती है तो हम इस तरह से उसका काम करेंगे। उसके बाद 2005 में क्या किया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक एक्ट बनाया गया था, ठीक है। उस एक्ट के अंतर्गत ही कुछ आपातकालीन ऐसी शक्तियां दी गई थी कि यदि कोई महामारी फैलती है या कोई देश के ऊपर कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है या कोई आर्टिफिशियल कोई किसी कंट्री के द्वारा अटैक करती है तो किस तरह से उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। तो उस एक्ट को भी इंप्लीमेंट किया, क्यों किया गया है, क्योंकि उस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के बाद सरकार के पास कुछ विशेष शक्ति आ जाती है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे कर्फ्यू इम्पोज किया गया है या लॉकडाउन लगाया गया है या कोई स्पेशली फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी पड़ी है लोगों को फूड प्रोवाइड करवाने के लिए, तो शक्तियाँ कहाँ से मिलेगी, ये मिलेगी आपको महामारी रोग अधिनियम 1857 और दूसरी तरफ यदि करेंगे बात डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है, और कुछ चीज़ें यदि आप लोगों के पास भी मिलती है तो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। तो पेंडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक एक शब्द है इंग्लिश का, पेंडेमिक डिजीज जिसे कहा जाता है, ठीक है। वैश्विक महामारी है, पूरी दुनिया में ये फैल चुकी है। स्टूडेंट्स, आप बहुत बड़ी यदि किसी परीक्षा की आप तैयारी करें तो हमारी टीम आप लोगों के लिए काफ़ी बड़े नेटवर्क इस लाइफ स्टडी प्लेटफॉर्म पर काफ़ी किताबें लेकर आई है, जिनका यदि आप लोग लाभ उठाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म से बहुत से लोगों को पहले भी लाभ मिला है। ये कैसी किताब के बारे में डिस्कशन करते हैं यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। इस किताब को समग्र अध्ययन इसलिए कहा जाता है, काफ़ी लंबे समय से हम लोग भी पठन और पाठन के अध्ययन में लीन थे। हम भी चाहते थे कि एक ऐसी किताब मिले जिसमें सिर्फ कंपटीशन एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए कुछ लिखा हो, और लिखा भी ऐसा हो जो संक्षिप्त में हो, सारगर्भित हो, ज्ञान बढ़ाने के लिए सहायक सिद्ध हो। तो हमारी टीम ने क्या किया, संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में पहले आपको डाटा उपलब्ध करवाया गया, उसके बाद सिंगल लाइनर में करंट अफेयर्स, बजट, डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन, व्यक्ति विशेष की इंफॉर्मेशन, विभिन्न तरह की किताबों का सारांश वहाँ पे पूरा का पूरा किताब में डाल दिया गया है। उसके बाद देखिए इस किताब को हम वहीं पे परखने के लिए भी हमने व्यवस्था की है। पार्ट नंबर 2 में क्लर्क से लेकर एचएस तक की विभिन्न तरह की परीक्षाओं के ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाल दिए है। जब आपने पहला पार्ट इस किताब का यदि पढ़ लिया होता है तो आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ते तो आपको लगता है पता कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीटिव एग्जाम में, तो आपको लगता है कि इस किताब से कितनी चीजें वहां पे पूछी गई है, और भविष्य के लिए आपके दिमाग में एक विजन बन जाता है कि किस तरह की अध्ययन सामग्री या किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए किताब बन जाती है हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए एक समग्र अध्ययन। इसके अलावा हमारे प्लेटफॉर्म में और भी बहुत ही उपयोगी किताबें हैं, इनका भी आप लोग जरूर लाभ उठाइएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइव स्टडी यूट्यूब चैनल।